नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 8 की जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग जनन की समस्त विधियों का अध्ययन करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस मेरे चैनल ML सारण को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो है आप कक्षा 10 के विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी हैं इनका लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। सर्वप्रथम ये है कि जनन हम कहते हैं किसे हैं, तो कोई भी जीव है अपने समान जीव उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। और किसी भी जीव को अपनी प्रजाति को जीवित रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। जनन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन होता है और एक अलैंगिक जनन होता है। दो प्रकार के जनन होते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं कि नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक जनन में नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो कोशिकाओं की आवश्यकता ही नहीं होती है, ये मेल और फीमेल दो युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। अन्य विधियों से अलैंगिक जनन होता है या नए जीव की उत्पत्ति होती है, वो अलैंगिक जनन की विधियां होती हैं। लैंगिक जनन नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है, यानी इसमें एक नर और एक मादा दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं या दो प्रकार के युग्मक बनते हैं और युग्मक के संलयन से जो नई प्रजाति बनती है वो जो विधि होती है वो लैंगिक जनन की विधि कहलाती है। अब है अलैंगिक जनन की कुछ विधियाँ। पहली है विखंडन, फिर खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिकी प्रवर्धन और बीजाणु समागम द्वारा। अलैंगिक जनन की विधियाँ आपने निश्चित रूप से कक्षा 8 के अंदर पढ़ी होगी। फिर ये कुछ डिटेल से यहाँ दिया हुआ है। पहला है विखंडन। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। एक कोशिकीय जीव का शरीर दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, यह है विखंडन विधि। एग्जाम्पल दिया हुआ है आगे अमीबा का, देखिए। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। और एक कोशिकीय जीवों के अंदर किस प्रकार है वो जनन होता है, देखिएगा। इसमें ये एक कोशिका है, इस प्रकार नंबरिंग के अकॉर्डिंग इस साइड ये चलती है। ये एक कोशिका है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। शरीर की समस्त प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो एक कोशिका के माध्यम से संपन्न करता है। अमीबा अपने शरीर में वृद्धि करता है, वयस्क होता है और वयस्क होने के बाद जब अमीबा बड़ा हो जाता है तो अमीबा है वो जनन करने के योग्य हो जाता है। तब सर्वप्रथम अमीबा का जो जननिक पदार्थ होता है या जो केंद्रक होता है, वो केंद्रक जैसा इसमें आप देख रहे हैं केंद्रक है, वो धीरे धीरे वह फ्लैट होता जा रहा है, यानी इसकी लंबाई है वो बढ़ती जा रही है। कोशिका नंबर 3 के अंदर आप देखिए केंद्रक की लंबाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सर्वप्रथम केंद्रक है वो दो भागों में बढ़ जाता है और फिर है वो कोशिका जो झिल्ली होती है वो धीरे धीरे बीच में से है वो स्ट्रेस होना शुरू हो जाती है, दबना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो दब करके कोशिका नंबर 4 में आप देखिए दो कोशिकाएं बनने को जा रही है और 5वीं स्थिति के अंदर दो कोशिकाएं बन चुकी है। यानी एक कोशिका से दो कोशिका का बनना एक साधारण विधि
जिससे कोशिका द्रव्य है बराबर दो भागों में बढ़ जाता है। एक केंद्रक है, उस एक केंद्रक के दो केंद्रक हो जाते हैं और बीच में से इसकी जो कोशिका झिल्ली है वो दबना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे दबती दबती आपस में मिल जाती है और इस प्रकार कोशिका द्रव्य बराबर दो भागों में बढ़ जाता है और दोनों कोशिकाओं के अंदर एक एक केंद्रक हो जाता है। इस प्रकार एक वयस्क या एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं हैं वो बन जाती है। इस प्रकार अमीबा में विखंडन विधि के माध्यम से जनन होता है, जिसे एक अमीबा से दो अमीबाएँ बनती है, एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनती है। इस प्रकार का जनन है वो अलैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रकार के जनन में पुत्री कोशिकाएं हैं वो लगभग अपने जेनेटिक गुणों में मात्र कोशिका के समान होती है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार अमीबा में द्विविखंडन होता है उसी प्रकार एक कोशिकीय जीव है जिसका नाम है लिस्मेनिया में विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। देखिए, सेम प्रकार की प्रक्रिया है। सबसे पहले कोशिका ए को देखिए आप। कोशिका ए में एक लिस्मेनिया नामक एक कोशिकीय जीव है। कोशिका बी के अंदर ये धीरे 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 बड़ा होता है, वयस्क होता है और वयस्क होने के बाद इसका कोशिका द्रव्य लगभग दो भागों की ओर धीरे धीरे गति करना शुरू कर देता है। इसका केंद्रक है वो बीच में से दब करके लंबा होना शुरू हो जाता है। कोशिका 3 के अंदर देखिए, एक केंद्रक के दो केंद्रक बन चुके हैं। कोशिका 3 के अंदर देखिएगा, एक ही कोशिका में दो केंद्रक है वो बन जाते हैं। नंबर डी के अंदर देखिए, दोनों केंद्रक हैं वो विपरीत दिशाओं की ओर धीरे धीरे गति करना शुरू कर देते हैं। दो केंद्रक हैं वो एक केंद्रक ऊपर की तरफ, एक केंद्रक नीचे की तरफ है, वो गति करना शुरू कर देते हैं। स्थिति ई है, उसमें नीचे से देखिए खांच बनना, एक साइड से खांच बनना शुरू हो जाती है और कोशिका द्रव्य धीरे 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 दो भागों में बंटना शुरू हो जाता है। एक भाग में एक केंद्रक आ जाता है, दूसरा भाग में दूसरा केंद्रक हो जाता है और इस प्रकार एक लिस्मेनिया से दो लिस्मेनिया है वो बन जाते हैं, यानी एक मात्र से दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती है। ये भी लिस्मानिया भी द्विविखंडन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तीसरा है, प्लाज्मोडियम में जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिसे हम बहुविखंडन कहते हैं। ऊपर वाले दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर हमने पढ़ा था द्विविखंडन, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं बहुविखंडन। बहु प्लस खंडन, बहु यानी बहुत सारे, खंड यानी भाग, यानी एक कोशिका के बहुत सारे भाग बन जाते हैं, वो बहुविखंडन कहलाता है और ये प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम जैसे ही हमारे शरीर में जाता है ये मलेरिया रोग फैलाता है और ये तेज़ी से एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको बहुविखंडन कहा जाता है। यानी एक कोशिका के अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारी ये कोशिकाएं बन जाती है, छोटी 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 छोटी, और जैसे ही ये बाह्य झिल्ली इसकी टूटती है, एक कोशिका है वो एक जीव का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार हमारे शरीर में एक साथ बहुत सारे प्लाज्मोडियम है वो बन जाते हैं। ये गुणक विधि होती है, यानी गुणात्मक रूप से बढ़ते हैं बहुविखंडन, सीधा 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, इस प्रकार विधि से इनकी ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई होती है, जिसके कारण ये हमारे शरीर में बहुत जल्द इनकी संख्या बढ़ जाती है और हम मलेरिया से ग्रसित है वो हो जाते हैं। नेक्स्ट है खंडन। सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव में जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, जैसे स्पाइरो गायरा। देखिए खंडन क्या होता है। खंडन का मतलब खंड हो जाना, टुकड़े हो जाना, जैसे स्पाइरो गायरा है। स्पाइरो गायरा का जो एक प्लांट होता है, स्पाइरो गायरा एक प्लांट होता है जिसमें हरित लवक होता है, जिसके कारण इसका रंग है वो हरा होता है। ये पूर्णतः विकसित प्लांट है वो नहीं होता है, एज ए थैलोफाइटा प्लांट की श्रेणी के अंतर्गत आता है।
देखिए स्पाइरोगाइरा के जो प्लांट होता है उस प्लांट को हम यदि 4, 5, 6, 10 जितने भी टुकड़ों में हम बांटना चाहें, टुकड़े करना चाहें, वो उनको टुकड़ों को अलग अलग भागों में बांट देते हैं, यानी अलग अलग टुकड़े कर देते हैं और अलग अलग टुकड़े करके उसको वापस एक निश्चित स्थान पे या पानी के अंदर जहाँ इनकी ग्रोथ हो रही है वहाँ डाल देते हैं। तो एक टुकड़ा एक प्लांट का काम करता, एक टुकड़ा क्या करता है, वापस एक प्लांट बन जाता है। तो एक प्लांट का आप कितने ही टुकड़े करके उसके अलग अलग खंड करके उनको अलग अलग टुकड़ों में बांट सकते हैं और वो एक टुकड़ा है वो एक प्लांट का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार का जो जनन होता है वो खंडन कहलाता है और ये स्पाइरोगाइरा के अंदर होता है। नेक्स्ट है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन या रीजनरेशन। जो प्लेनेरिया नामक जीव है उसमें होता है और आपने देखा होगा घरेलू छिपकली के पूंछ का वापस आना ही रीजनरेशन की श्रेणी के अंतर्गत होता है। हमारे शरीर में, मानव शरीर में किसी घाव का वापस भरना भी रीजनरेशन की श्रेणी के अंतर्गत आता है या पुनरुद्भवन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। यानी किसी भी जीव के शरीर का जो विक्षत भाग है यानी टूटा हुआ भाग है, वो टूटा हुआ भाग का वापस आ जाना रीजनरेशन या पुनरुद्भवन कहलाता है। लेकिन प्लेनेरिया के अंदर इतना ज़्यादा रीजनरेशन पाया जाता है कि एक टुकड़ा है वो एक दया जीव बन जाता है। जैसे हम देख रहे हैं, देखिए 1 नंबर एक कोशिका है, 2 नंबर में 3 टुकड़े हैं। अब देखना आगे, ये 1 नंबर जो कोशिका है इस कोशिका के 3 टुकड़े कर लिए, इस कोशिका के क्या कर लिए, 3 टुकड़े कर लिए हमने। अब देखिएगा, अब आपको डायग्राम में वो ध्यान से दिखाई दे रहा है। अब इसको देखिएगा, ये एक कोशिका है, इस कोशिका के नंबर 2 के अंदर हमने देखे कितने टुकड़े कर लिए, 3 टुकड़े कर लिए। आगे देखिए, जो 3 टुकड़े हैं कोशिका नंबर 3 के अंदर, जो मैंने नंबरिंग 3 की है इसके अंदर देखिए आप, ऊपर वाला सिर आया है, बीच वाली जो कोशिका है उसमें केवल बीच का भाग आया है, जो लास्ट वाली नीचे वाली कोशिका है इसमें केवल पूंछ का भाग आया है। लेकिन ये धीरे धीरे अपने पूरे शरीर का निर्माण कर लेती है। और नंबर 4 जो है इसके अंदर देखिए 3 विकसित प्रकार के प्लेनेरिया है वो बन जाते हैं। तो प्लेनेरिया में सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन पाया जाता है और एक प्लेनेरिया के से 3 पुत्री प्लेनेरिया है वो बन जाते हैं। यदि हमने टुकड़े 3 से ज़्यादा कर लिए तो भी ये है वो नए प्लेनेरिया है वो बन जाता है। नेक्स्ट मुकुलन, देखिए मुकुलन है वो हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। क्या होता है मुकुलन, देखिएगा, हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार या बड विकसित हो जाता है। ये उभार वृद्धि करके नए जीव में बदल कर तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होने पर स्वतंत्र जीव बन जाता है। देखिए ये हाइड्रा है, एक कोशिकीय जीव है और लवणीय जल में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। ये ऊपर जो इसके ये रेशे जैसी संरचना है वो इसके स्पर्शक है, इन्हीं से गति करता है, इन्हीं से भोजन प्राप्त करता है। जब हाइड्रा विकसित हो जाता है तो विकसित हाइड्रा के नीचे के भाग में देखिए एक छोटी सी एक मुकुल निकलना शुरू हो जाती है जिसको बड भी कहा जाता है, बड या मुकुल कहा जाता है। जब हाइड्रा विकसित हो वयस्क हो जाता है तो ये बड निकलना शुरू हो जाती है जिसको मुकुल कहा जाता है या बड कहा जाता है। अब ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि एक वयस्क हाइड्रा के पादांक में एक छोटा सा हाइड्रा है वो विकसित हो जाता है और जब ये छोटा सा हाइड्रा पूर्ण बन जाता है तो अपनी मातृ कोशिका से या अपने माता से अलग हो जाता है और अलग होकर के ये पूर्ण हाइड्रा है वो विकसित हो जाता है। इस प्रकार एक हाइड्रा से एक बड निकलकर एक पुत्री हाइड्रा बन जाता है। कई बार ये देखने को भी मिलता है कि पुत्री हाइड्रा के भी ये जब तक अलग नहीं होता है उससे पहले उसमें एक और बड है वो बनना शुरू हो जाती है और इससे अलग होने के बाद है
वो विकसित हो जाता है और विकसित होकर के मातृ कोशिका से एक पुत्री कोशिका और पुत्री कोशिका से फिर और पुत्री कोशिका है वो हाइड्रा बन जाते हैं। इस प्रकार का जो जनन होता है, इस प्रकार के जनन को मुकुलन या बडिंग कहा जाता है। फिर है कायिकी प्रवर्धन। कायिकी प्रवर्धन क्या होता है? देखिए, अलैंगिक जनन की 5वीं विधि है। पौधे के कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के जनन को कायिकी प्रवर्धन कहते हैं, जैसे ब्रायोफिलम, गन्ना, गुलाब आदि। यानी पौधे के किसी भी भाग से जड़, तना, फूल, पत्ती आदि से एक नए प्लांट है उसका बन जाना कायिकी प्रवर्धन कहलाता है। जैसे कलम लगाना भी इसी के अंदर आता है। आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये एक ब्रायोफिलम नामक प्लांट है और इस प्लांट की जो ये पत्ती है, ये पत्ती जब पौधे से अलग हो जाती है और जैसे ही बारिश का मौसम होता है और बारिश का मौसम होते ही इसकी जो पर्व संधियाँ हैं, इसकी पर्व संधियों में धीरे धीरे प्रांकुर और मूलांकुर बनना शुरू हो जाते हैं। और इस प्रकार एक ही पत्ती से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कलिकाएं हैं वो पर्व संधियों से फूटना शुरू हो जाती है और बहुत सारे प्लांट है वो बनना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार का जो जनन है वो कायिकी प्रवर्धन या जनन कहलाता है। ये ब्रायोफिलम में भी होता है, गन्ना में भी होता है, गुलाब में भी होता है, चमेली में भी होता है। बहुत सारे प्लांट में इस प्रकार का जनन पाया जाता है, जिसमें जैसे कलिका का लगना है, कलम का लगाना है, गुट्टी प्रवर्धन है। ये बहुत सारी इनकी विधियाँ हैं जिनमें ये कायिकी प्रवर्धन है। तो ये थी अलैंगिक जनन की 5वीं विधि। उसके बाद हम पढ़ते हैं अलैंगिक जनन की विधि नंबर 6, जिसमें हम देख रहे हैं बीजाणु समागम। देखिए, अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है। राइजोपस में कवक जाल के ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं होती है। ये गुच्छ बीजाणुधानी हैं जिनमें विशेष कोशिकाएं व बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु वृद्धि करके नए जीव उत्पन्न करते हैं। ये राइजोपस नामक कवक का डायग्राम आप देख रहे हैं। ये राइजोपस नामक कवक है और ऊपर देखिए छोटी छोटी इस प्रकार की धानियाँ बनी हुई है। इन धानियों के अंदर बीजाणु हैं। इन धानियों में क्या है? बीजाणु। जब राइजोपस का प्लांट है वो वयस्क हो जाता है तो वयस्क होने पर इनकी धानियों में ये बीजाणु हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। और जब ये बीजाणु पूर्ण रूप से बन जाते हैं और उपयुक्त वातावरण जब होता है, बारिश का मौसम होता है, तो इसकी बाह्य जो भित्ति होती है, इन धानियों की बाह्य जो भित्ति है वो भित्ति टूट जाती है और टूट करके ये बीजाणु है वो बाहर निकल जाते हैं, हवा के साथ उड़ जाते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और वहाँ प्रत्येक एक बीजाणु से एक राइजोपस कवक है वो बन जाता है। इस प्रकार एक राइजोपस से बहुत सारी मात्रा के अंदर, सैकड़ों की संख्या के अंदर ये बीजाणु निकलते हैं और बहुत सारे नए प्लांट है वो इनसे बन जाते हैं। तो ये थी बीजाणु समागम की विधि। अलैंगिक जनन, जिनकी हमने 6 विधियां पढ़ी थी। फिर से इसने अलैंगिक जनन लिखा है। ये अलैंगिक जनन नहीं है, ये लैंगिक जनन है। ये गलती से यहाँ है, अलैंगिक जनन लिख दिया है। ये लैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन की तो सारी विधियां हमने पढ़ ली थी। ये लैंगिक जनन है। तो अलैंगिक जनन की 6 विधियां पढ़ी थी। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन। नई संतति उत्पन्न करने के लिए 2
एकल जीवों की भागीदारी होती है। जीव में विभिन्नताओं के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है। दो भिन्न जीवों में युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा युग्मनज या जाइगोट बनाती है। इससे एक नए भ्रूण का निर्माण होता है। दो युग्मकों का संयुग्मन होता है, इसे नर युग्मक और मादा युग्मक कहते हैं। नर युग्मक गतिशील होता है, मादा युग्मक भोजन का भंडार होता है। देखिए, इसमें साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। लैंगिक जनन में हमेशा ही एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है या एक मात्र कोशिका होती है। उस मात्र कोशिका से दो या दो से अधिक पुत्री कोशिकाएं बनती है। उनके अंदर जो जनन द्रव्य होता है वो एक ही जीव से आता है, इसलिए पुत्री कोशिकाएं हैं वो हूबहू अपनी मात्र कोशिका के समान होती है। यानी विभिन्नताओं की जो गुंजाइश है वो बहुत कम रहती है, या यूँ कहें कि विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है या बहुत कम पाई जाती है। लेकिन लैंगिक जनन के अंदर जो जीव बनता है उसमें दो अलग अलग कोशिकाएं हैं, उन अलग अलग कोशिकाओं का आपस में संयोजन होता है। एक नर कोशिका होती है, एक मादा कोशिका होती है। नर कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है, मादा कोशिका को मादा कोशिका या मादा युग्मक कहा जाता है। दोनों कोशिकाएं जब आपस में मिलती है तो उस मिलने पर की प्रक्रिया को युग्मन कहा जाता है या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। जब दोनों कोशिकाएं आपस में मिलती है और मिलकर के एक द्विकोशिकीय संरचना जो बनती है जिसको युग्मनज या जाइगोट कहा जाता। ये तो थी साधारण बात लैंगिक जनन की। अब हम पढ़ते हैं कि प्लांट के अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, कौन कौन से अंग होते हैं। तो प्लांट के अंदर जो नर कोशिका होती है उसको पुंकेसर कहा जाता है, मादा कोशिका होती है उसको स्त्री केसर कहा जाता है। और किसी भी एक द्विलिंगी जो प्लांट होता है उस प्लांट के पुष्प के अंदर हम बहुत सारे पुंकेसर और स्त्री केसर है वो देख सकते हैं। स्त्री केसर को जायांग भी कहा जाता है। जो विकसित फ्लावर होता है, फूल होता है, उसके अंदर पुंकेसर है वो आसानी से काउंट कर सकते हैं। प्रत्येक जाति में पुंकेसरों की संख्या, जायांग की संख्या ये निश्चित होती है। देखिए पुष्प के प्रकार, एक लिंगी पुष्प होता है, कुछ द्विलिंगी होते हैं। एक लिंगी पुष्प में केवल एक ही जननांग होता है, या तो पुंकेसर होता है और या स्त्री केसर होता है। उभयलिंगी जिनमें दोनों जननांग होते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं। एक लिंगी जैसे पपीता एक लिंगी होता है, तरबूज एक लिंगी होता है, गुड़हल है, सरसों है, ये द्विलिंगी होते हैं। अब हम अलग अलग बात करते हैं पुंकेसर की। वैसे हमने पढ़ लिया है कि पुंकेसर है वो नर जननांग होते हैं। पुंकेसर की जो संरचना होती है उसके 3 भाग होते हैं, पर पालियाँ पाई जाती है। पालियों में छोटे छोटे कण होते हैं जिनको पराग कण कहते हैं। वो परागकण अपने आप में एक नर युग्मक या एक कोशिका होती है। ये अलग अलग रंग और अलग अलग सुगंध के होते हैं। स्त्री केसर है वो मादा जननांग होता है जिसको जायांग भी कहा जाता है। ये पुष्प के केंद्रक में स्थित होता है और इसकी लंबाई है वो पुंकेसर से कम होती है। कुछ प्लांट के अंदर है इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं स्त्री केसर की, कि स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे का भाग अंडाशय होता है, लंबी नलिका जैसी संरचना होती है, वो वर्तिका होती है। नलिका के ऊपर का जो प्लेटफॉर्म होता है वो वर्तिकाग्र कहलाता है। अंडाशय का आधारी भाग फूला हुआ होता है, वर्तिका है वो नली जैसी होती है। वर्तिकाग्र है वो नलिका के ऊपर का भाग, चिपचिपा भाग, शीर्ष भाग होता है जिसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। अंडाशय में बीजांड होता है जहाँ बीज बनते हैं। प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। नर युग्मक और अंड कोशिका का संलयन होता है, यानी मिलती है। मिलने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। निषेचन के उपरांत जो कोशिका बनती है उसको युग्मनज या जाइगोट कहा जाता है। और जाइगोट विकसित होकर के एक नया प्लांट बनता है, नए पौधे का निर्माण होता है। अब कुछ पौधे यदि एक लिंगी होते हैं
तो उनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, उनके अंदर दूसरे पौधे के परागकण है वो कीटों के माध्यम से, हवा के माध्यम से, जीवों के माध्यम से, जल के माध्यम से पहुँचते हैं। इस पहुँचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कीटों द्वारा, जल द्वारा, हवा द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। परागण है दो प्रकार के होते हैं, एक स्वयं परागण और एक पर परागण। स्वयं परागण, परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है, यानी उसी पुष्प के परागण होते हैं, उसकी वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो स्वयं परागण कहलाता है। और एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं वो पर परागण कहलाता है। देखिए ये एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम को हम समझते हैं कि ये नर जननांग का पार्ट है। इसकी ये सबसे नीचे का जो ये पार्ट है ये अंडाशय कहलाता है। ये भाग है वो वर्तिका कहलाती है, जो नली जैसी संरचना होती है। और ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है ये वर्तिकाग्र कहलाता है। इस प्रकार नर जननांग के प्लांट के अंदर है वो 3 पार्ट होते हैं। अब इन पार्टों को हम वापस अलग अलग पढ़ते हैं। देखिए ये अंडाशय है, इसके अंदर ये मादा युग्मक हैं, ठीक है। ये एक नली निकलती है जिसको पराग नली कहते हैं, ये परागण है। ये पराग नली कहाँ से आती है? देखिए जब परागण होता है तो बहुत सारे परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर आकर चिपक जाते हैं, ठीक है। और सभी है वो यह अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित होकर के एक नलिका जैसी संरचना बनाते हैं। और ये जिस प्रकार बीज के अंदर जड़ चलती है उसी प्रकार परागकण के अंदर ये नली चलती है। और ये नली है वो यहाँ से रवाना होती है और यहाँ आकर के बीजांड में प्रवेश करती है। बहुत सारे परागकण होते हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और ये परागकण है वो यहाँ अंकुरित होते हैं। लेकिन जैसे ही पहला परागकण की पराग नली बीजांड में पहुँचती है, तुरंत हार्मोनल इफेक्ट से सभी जो परागकण की नलिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती है और इस नलिका के अंदर नर युग्मक है वो आता है। यानी इसके अंदर एक कोशिका है वो यहाँ तक पाती है और आकर के बीजांड के अंदर जो मादा कोशिका होती है उस मादा कोशिका के साथ संलयन करती है। मादा कोशिका के साथ क्या करती है? संलयन करती है, यानी मिलती है। नर कोशिका और मादा कोशिका दोनों आपस में मिल जाती है और मिलने के बाद जो कोशिका बनती है उसको युग्मनज कहा जाता है। इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। बीजांड के अंदर आप देख रहे हैं 8 कोशिकाएं होती हैं। ऊपर देखिए आप, इसके अंदर 3 कोशिकाएं यहाँ होती हैं, 2 कोशिकाएं बीच में है और 3 कोशिकाएं यहाँ, कुल है वो 8 कोशिकाएं हैं। बीजांड के अंदर है वो बीज बनते हैं, अंडाशय है वो फल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार एक नया है वो बीज बन जाता है, बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुरित होकर के एक नया प्लांट है वो बनाता है। ये देख रहे हैं आप, बीज है, बीज जब अंकुरित होता है तो उसके 2 बीज पत्र निकलते हैं। शुरुआती दौर में जब ये परिस्थिति हम सबसे अच्छी तरह से जो द्विबीजपत्री प्लांट हैं यानी दालीय जो पौधे हैं जैसे मूंग है, गंवार है, मोठ है, चना है, जितने भी प्रकार के दालीय पौधे होते हैं उनमें बीज पत्रों को हम आसानी से देख सकते हैं। इनमें 2 बीज पत्र बनते हैं। और जैसे बाजरा है, गेहूँ है, जौ है, इनमें 1 बीज पत्र होता है, इसीलिए इनको 1 बीजपत्री कहते हैं। दालीय पौधों को द्विबीजपत्री कहते हैं। देखिए ये इसमें बीज है
बीज जैसे ही अंकुरित होता है 2 बीज पत्र बन जाते हैं। ये बीज हैं और ये 2 बीज पत्र बन जाते हैं। बीज जो पत्र होते हैं उसके अंदर भोजन संग्रहित रहता है। जब तक उस पौधे की जड़ है वो सुव्यवस्थित नहीं हो जाती है तब तक उस पौधे को भोजन है वो बीज पत्र से मिलता है। और जैसे जैसे जड़ है वो ज़मीन में व्यवस्थित होती जाती है वैसे वैसे ये बीज पत्र है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और जब बीज पत्र से 2 भाग निकलते हैं, एक भाग को प्रांकुर कहते हैं और एक भाग को मूलांकुर कहते हैं। मूलांकुर है वो जमीन की ओर वृद्धि करता है जिसे मूल बनती है। प्रांकुर है वो ऊपर की ओर तना बनाता है। इस प्रकार एक बीज से नया पौधा बनता है। अब है मानव में लैंगिक जनन। तो यौनारंभ जब होता है तब जनन उत्कों का परिपक्व होना यौनारंभ कहलाता है। लैंगिक जनन 2 भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं पर परस्पर संलयन होता है। बाहरी और आंतरिक स्थानांतरण संभव है। जनन कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए विशिष्ट अंग की आवश्यकता होती है। मनुष्य के अंदर ये नर जनन तंत्र है जिसमें मुख्य रूप से वृषण होता है, शुक्राशय होता है, शुक्रवाहिनी होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है जो नर जनन तंत्र को है वो नियंत्रित करने का कार्य करता है। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग व जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से है वो जनन तंत्र कहलाते हैं। जनन तंत्र में शुक्राणु बनते हैं जिनका निर्माण वृषण में होता है। उदरगुहा के बाहर वृषण कोश में ये स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप है वो शरीर से कम यानी लगभग 3 डिग्री टेम्परेचर कम की आवश्यकता होती है। ये टेस्टोस्टेरोन है वृषण द्वारा उत्पादन तथा श्रावण होता है। यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण शुक्राणु का मोचन शुक्रवाहिका द्वारा होता है। शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली में जुड़कर संयुक्त नली बनाती है। मूत्र मार्ग शुक्राणु व मूत्र दोनों का प्रवाह एक ही होता है। प्रोस्टेट व शुक्राशय द्वारा स्त्रावण के शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं जो इन्हें स्थानांतरण में शुक्राणु में आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित हैं। शुक्राणु में पूंछ इसे गमन करने में सहायता करती है। ये मादा जनन तंत्र है जिसमें अंडाशय है जिसमें अंडे का निर्माण होता है। यह अंडवाहिनी होती है जो इसको अंडे को गति करके यहाँ तक पहुँचाने का काम करती है। मादा जनन कोशिका के अंदर अंडे का निर्माण अंडाशय के अंदर होता है और एक साथ हजारों अंडों का निर्माण होता है और प्रत्येक माह में एक अंडा है वो परिपक्व होता है जो फिलोपियन ट्यूब के द्वारा अंड कोशिका के माध्यम से गर्भाशय तक स्थानांतरित होता है। वहाँ जो दीवारें होती है वो थैलेनुमा या लचीली दीवारें होती है। वहाँ ये फर्टिलाइजेशन करके उसकी दीवार से चिपक जाता है और वहाँ धीरे धीरे अंडे का निर्माण होता है। निषेचन योनि मार्ग के माध्यम से शुक्राणु है वो अंडाशय तक पहुँचते हैं और निषेचित अंडे में विभाजन होकर के भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार पर स्थानांतरित कर दिया जाता है और भ्रूण कोशिकाओं में विभाजन तथा वृद्धि होती है। इस प्रकार अंगों का निर्माण होता है और अंगों से तंत्र का निर्माण होता है और बहुत सारे तंत्र आपस में मिलकर के एक जीव का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जब जीव है या भ्रूण है वो माँ के शरीर में पल रहा होता है तब प्लेसेंटा नामक संरचना होती है। जो प्लेसेंटा है उस भ्रूण को माँ के शरीर से जोड़ने का काम करती है। समस्त प्रकार की भ्रूण की जो प्रक्रिया है भोजन है श्वसन है उत्सर्जन है ये कार्य है वो प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। इस प्रकार एक नए जीव का निर्माण होता है। ये था आज विज्ञान विषय के कक्षा 10 का
8वां पाठ के जीव जनन कैसे करते हैं। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आगे हम बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास आप शेयर अवश्य करें।